क्या हाल है साथियों। मैं हुई कास्टमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 2 मई का करंट अफेयर इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, आज उनसे रिलेटेड टॉपिक जो मेन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, आज एक मैंने पैटर्न देखा, ज़्यादातर जो हमने करंट अफेयर लिए और ज़्यादातर जो माहौल चल रहा है वो कोविड से संबंधित चल रहा है। ज़्यादातर में जो 5 टॉपिक हैं उसमें कोविड कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो आप लोग से गुजारिश है, और ये मैं खुद भी इस चीज़ को गो थ्रू हो चुका हूँ। कोविड बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहिए, अपने घर वालों को सेफ़ रखिए। जो भी यथासंभव मेजर्स हो सकते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको लीजिए और इससे संक्रमित होने से बचिए। क्योंकि अगर आप एक बार संक्रमित हो गए और आपकी जो है प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं रही कि आप इससे लड़ पाएँ, तो जो है काफ़ी कठिन समय भी हो सकता है। Please, 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 for your own safety and your well-wishers, family safety, please follow all the precautions, जैसे कि सैनिटाइज़र, आपका जो है मास्क लगाना है, डबल मास्क, बाहर जा रहे हैं डबल मास्क लगाइए, ठीक, हैंड वॉश करिए, 2-3 गज दूरी ज़रूर रखिए, ठीक, और घर पे भी मास्क लगाएं, ठीक है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक्स है, देखिए पहले तो यही है कि क्या हो रहा है कि RT-PCR जो टेस्ट है, RT-PCR वाला जो टेस्ट है, उसमें कई लोग, जो लोग जिनको है कोविड-19, फिर भी उनके टेस्ट निगेटिव आ रहे हैं। पूरी चीज़ समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें CT वैल्यू एक आती है RT-PCR टेस्ट के बाद में, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, इसके बारे में मैंने अभी पहले 2-3 दिन पहले बताया था, वो वाला भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी घसीटा है कि जो वैक्सीन की प्राइसिंग है, वैक्सीन का जो आपने मतलब किस तरीके से जो आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसके बारे में काफ़ी सवाल पूछे हैं। बड़े अच्छे सवाल मुझे लगे सुप्रीम कोर्ट के, बड़े लॉजिकल, ठीक, तार्किक जो है क्वेश्चन पूछे हैं। पशुओं के लिए कोविड-19 के टीके, अब देखो तीसरा है लेकिन कोविड-19 जुड़ा हुआ है। अब क्या है, एनिमल्स के लिए भी कोविड-19 के टीके आ गए हैं। और चौथा ये है कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट, आपको लग रहा होगा इसमें तो नहीं होगा कोविड, लेकिन इसमें भी है, ठीक। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जो है, कौन देता है, क्या उसने बोला है, सारी चीज़ें समझेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, अब इसमें भी कोविड का एक एंगल है। तो ओवरऑल प्लीज़ सेफ रहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हमारा जो आज का इम्पॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक मछली होती है, उसी से संबंधित है, विश्व ट्यूना दिवस होता है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ का 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, डिस्कशन ग्रुप और जो है पूरा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट उसमें फिर डाउट आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से ही पूछ सकते हो। तो अगर आप जो है कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए वन स्टॉप जो है सोल्यूशन होगा। हमारा जो 2 नंबर हैं 8564880530 और 9696066089, इन 2 नंबर पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, पहला क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं और उसके बावजूद जो लोग कोविड-19 मतलब उनके अंदर है, कोविड पॉजिटिव होने चाहिए थे, नहीं है, लेकिन उनका रिपोर्ट जो है निगेटिव आ रही है। RT-PCR टेस्ट कराया, रिपोर्ट निगेटिव है, बट एक्चुअली में वो लोग पॉजिटिव थे। तो उससे क्या कारण है, ये जानने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। देखिए, कई सारे लोग का जो है निगेटिव आ जा रहा है। अब उसके बाद क्या है कि वो लोग तो रिलैक्स हो जाते हैं, वो हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो, यानी कि उनके अंदर सिम्टम दिख रहे हों, और अगर नहीं दिख रहे हैं और कोविड है मतलब वो पॉजिटिव, तो और गंभीर समस्या है। वो कई जगह जाते हैं और स्प्रेड करते रहते हैं वायरस को, उनको खुद भी नहीं पता है, ठीक। कई लोग तो ऐसे भी हैं मूर्ख और अनैतिक लोग, जो लोग क्या है कि कोविड एक बार उनको पॉजिटिव हो गया तो दे आर गोइंग डेस्परेटली, अनोइंगली वो लोग ये काम कर रहे हैं, विलिंगली ये काम कर रहे हैं कि जा जाके कोविड फैला रहे हैं, कि मतलब हम तो मर रहे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बहुत ही खतरनाक सोच है, ठीक। न्यूक्लियर बम से ज़्यादा खतरनाक ये सोच है, समझना मेरी बात। तो ये हो रहा है अभी, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट के आने की वजह से स्प्रेड और तेज़ी से होने लगा। और फॉल्स नेगेटिव क्यों आ रहा है, देखिए, वैसे तो RT-PCR टेस्ट ही ज़्यादातर जो है कोविड का वायरस आपके अंदर है कि नहीं है इसको माना जाता है सबसे बेहतरीन, लेकिन हमारे यहाँ जो है ICMR ने खुद कहा है कि इसमें 5% तक गलत मतलब रिपोर्ट आ सकती है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, व्यापक कारक कौन से होते हैं 4, जिसकी वजह से RT-PCR जो परीक्षण है उसकी सटीकता निर्धारित करते हैं।
मतलब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जिसकी वजह से आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो कितना सटीक है ये हम समझ पाते हैं। देखिए वायरल लोड, जैसे मैंने आप लोग बताया था कि साइकिल थ्रेशोल्ड जो वैल्यू होती है, सीटी वैल्यू, ठीक, उसमें क्या है कि जब आरएनए एमआरएनए निकाला जाएगा, ठीक, एमआरएनए से क्या होता है, डीएनए बना लेते हैं हम, और डीएनए को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो ये 1 से 2 होगा, ठीक, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। तो ये कितना जल्दी मतलब ये दिखने लग जाए, सार्स CoV-2, ठीक है, ये कितनी जल्दी दिख जाए तो ये कहते हैं हाँ भैया वायरल लोड बहुत ज़्यादा है। तो सीटी वैल्यू जितनी कम होती है उतना सीवियर बोला जाता है। तो वायरल लोड क्या है, ये मतलब RT-PCR का बहुत कम है तो हो सकता है कि पता न चले। दूसरा है कि सैंपल जो कलेक्शन कर रहे हैं और या फिर जो प्रोसेस कर रहे हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, जो टेस्ट किट दी गई है उसकी क्या मतलब प्रभावकारिता है, ठीक, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, और जो टेस्ट के इंटरप्रिटेशन है उनका क्या बेंचमार्क रखा गया है। जैसे महाराष्ट्र कह रहा था कि भैया 24 कर दो और ICMR ने कहा नहीं 35 ही रहेगा जो सीटी वैल्यू है। तो वायरल लोड से अब देखिए समझ लेते हैं वायरल लोड से संबंधित क्या क्या बातें हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कोविड-19 जो है वैसे ज़्यादातर 5वें दिन पर्याप्त रूप से प्रकट होता है, ठीक। आपका इन्फेक्शन आपने मान लीजिए आपको आज हुआ और कल ही आके आपने टेस्ट करा लिया तो हो सकता है कि वो ना दिखे, ठीक। तो जितनी जल्दी आप करोगे उतना हो सकता है कोविड-19 जो है निगेटिव आपकी रिपोर्ट आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी निगेटिव रिपोर्ट आ रही हैं वो इसकी वजह से नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो म्यूटेंट हो गया है कोविड-19 वाला जो जीन है इसकी वायरस की, वो अर्ली सिम्टम्स भी दे रहा है। तो उस केस में तो यार हमें निगेटिव नहीं आना चाहिए था, पॉजिटिव आ जाना चाहिए था, जो वाकई में है पॉजिटिव, ठीक। तो ये रीज़न नहीं है, हो सकता है म्यूटेंट जो है कई सारे अब क्या हो रहे हैं, जो हमारे फेफड़े के अब ऊपरी जो हिस्सा रहता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको बाईपास कर जा रहा है। तो हम जो है जो हमारे जो नेसल कैविटी नाक से और जो है गले से जो सैंपल लिया जाता है उसकी वजह से हम जो है एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है RT-PCR के गुणवत्ता के लिए ह्यूमन एलिमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि कलेक्शन सही से अच्छा नहीं किया, स्टोरेज अच्छा नहीं किया, फॉल्टी एक्सट्रैक्शन किया, यानी कि निष्कारण जो किया वो ठीक से नहीं किया, एक्सट्रैक्ट करना, एम्प्लीफिकेशन यानी कि जो मैंने अभी बताया था सिटी वैल्यू वाले में, प्रवर्धन अच्छे से नहीं हुआ है, तो उस केस में भी जो है आपका ये गलत आ सकता है रिपोर्ट, ठीक। टेस्ट जो है वो आपका वॉइड हो जाएगा अगर सिंथेटिक RNA भी डिटेक्ट नहीं हुआ है, तब भी वो वॉइड आ जाएगा और उसकी वजह से भी जो है रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है। वायरल में म्यूटेशन हो गया, जो ऐसे अभी कहा जा रहा है ना कि भैया यूनाइटेड किंगडम का स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है, ब्राज़ील का स्ट्रेन है, अब यूपी बता रहा हूँ, इंडिया का भी एक स्ट्रेन बन गया है। तो इसने क्या किया, अपने आप को जो है वैक्सीन से या फिर बचाव करने के लिए अपने आप को बदल लिया है, ठीक। जैसे आजकल आप देखते हो कि मच्छर जो है वो अलाउड के जो है उसके ऊपर बैठ के नाचता रहता है, तो और उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने धीरे 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 मतलब जनरेशन बाय जनरेशन देयर जनरेशन उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है ताकि वो उससे मरे ना, ठीक है ना। जीने की सबकी इच्छा होती है, लड़ना चाहिए बस। तो ये है, तो उसने म्यूटेट जो किया है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब क्या होता है कि जैसे RNA में या फिर DNA, जैसे ये DNA तो डबल हेक्सिकल होता है, RNA एक होता है, तो अब इसमें जो RT-PCR टेस्ट होता है, समझना बहुत डीप में मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, उसमें वो कुछ कुछ हिस्से पे चेक करता है, ठीक। ये हिस्से जैसे जो हैं आपके इन हिस्से पे चेक कर रहा है, मान लीजिए इन पे इनके बीच में खाली, ठीक। तो उसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कि ये रिटर्न इसमें जो आ रहा हो वो फेक आ, फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आ। मान लीजिए उसने यहाँ चेक किया, यहाँ पे जो है वो नहीं हुआ उसका, वहाँ पे नहीं दिखाया उसने कि हाँ कोरोना वाला वायरस प्रेजेंट है, वो था यहाँ पे मान लीजिए, तो वो बच जाएगा। लेकिन अभी जो म्यूटेशन हुआ है और इंडिया वाले में जो टेस्टिंग हो रही है वो ज़्यादा जगहों पे चेक करता है, मतलब तो बहुत ही कम चांसेस है कि इसकी वजह से म्यूटेशन होने की वजह से जो है वो बच जाए और हमें शो ना करे। तो ये भी रीज़न नहीं है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और मूल्य जो गिर गया है वो भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि निगेटिव रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है। अब क्या है कि 1100, हालांकि मैंने करवाया, मेरे परिवार में 5 लोग मिलकर सबने करवाया, पहले भी करवाया, बीच में करवाया, तो वो लोग तो आए ही नहीं, फ्रॉड निकल गए, ठीक। तो 900 रुपये में यहाँ पे हमने कराया है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट दे रखा है कि 1100 रुपये से गिरकर 40 रुपये हो गई RT-PCR की कीमत। तो उसके लिए भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पैसे कम होने की वजह से गुणवत्ता जो है वो कम हो गई है।
और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आईसीएमआर का जो है ऐसा नहीं है, गुणवत्ता कम नहीं हुई है, आईसीएमआर के सत्यापन के जो बेंचमार्क हैं उसके बाद ही ये आता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी वजह से गुणवत्ता गिरने की वजह से निगेटिव आ रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा आरटीपीसीआर से संबंधित जो रिपोर्ट निगेटिव आ रही है बल्कि लोग हैं पॉजिटिव, उसके कई सारे कारण हम लोग ने देखे। म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन संग्रहालय नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ढंग से कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक बार इसको फिर से रिवाइज करिए और जो है ढंग से इसको याद रखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैक्सीन मूल्य निर्धारण पर जो है क्या बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि भैया आपने एक चीज़ बताओ, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं रखा, ठीक है ना, वन नेशन वन वैक्सीन जैसे होना चाहिए था। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से इसको कर रहा हूँ कि वन नेशन वन वैक्सीन होता है, ठीक है ना। एक ऐसा जैसे मोदी जी ने कहा था टीका उत्सव रखा जाए, तो टीका उत्सव क्या टीका एक जो है हफ्ता नहीं हो सप्ताह नहीं हो सकता था क्या, जिसमें एक हफ्ते में पूरे भारत को कर दिया जाता है। एक उत्सव ये भी हो जाता है यार, जब 8 चरण में वेस्ट बंगाल का जो है इलेक्शन हो सकता है, जिसकी जो है विधानसभा सीटें मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, 300 के आसपास हैं, ठीक। वहीं अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो वहाँ पे 288 सीटें हैं, वहाँ पे एक दिन में चुनाव हो जाता है, और यहाँ पे 300 सीटें, यहाँ पे 8 चरण में चुनाव होता है। तो क्या इसी तरीके पे आप सुप्रीम कोर्ट का जो मुझे पूरा समझ में आया वो कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आप वैक्सीन इक्विटी की बात करते रहे कि पहले हम 60 साल के ऊपर वाले को देंगे, मतलब हम पहले, सरकार ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनको पहले देंगे, ये कहा ना सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया तुमने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं फॉलो किया, तुम एक साथ जो है सब प्रोक्योर करते पूरी जनता के अनुसार, ठीक है ना। मैं देखो यहाँ पे ये नहीं कह सकते आप कि 135 करोड़ की जनता है तो हम कितने टाइम लगाते हो और ये करते हो यार, हर जगह पानी गैस ये सब चल रहा है ना। और अभी जैसे मैं ये समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी जो यहाँ पे कह रहा है कि डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स, ठीक है ना। तो इस समय आपको क्या करना था कि आप प्रोक्योर करते, आप जो कंपनियां हैं उनके ऊपर क्यों निर्भर हो गए हो, आप उनसे क्यों पूछ रहे हो कि कितना हम दे, आप दे आपने खाली 50% ही किया, तो अब आप कैसे सबको कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लपेटा है गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि आप जो है पूरी प्रोक्योर करते और उसके बाद जो है एक साथ आप नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते, तो इसमें सभी लोग का हो जाता और आसानी से कोविड को हम कंट्रोल भी कर लेते। बट आपने इधर ध्यान नहीं दिया। यही सारी चीज़ पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताई गई है। और चंद्रचूड़ जी ये लोग जो लोग थे उन्होंने पूछा है कि आपने प्रायोरिटी एक्सेस क्यों नहीं लिया। अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने बोली है कि आप जो है केंद्र सरकार को 200 रुपये में मिल रही है वैक्सीन, और आप जो स्टेट्स को 300 रुपये में दिलवा रहे हो, और वो जैसे कोवैक्सीन जो है बायोटेक वाली वो तो 400 रुपये में बोल रहा है, पहले 600 रुपये में था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो 100 रुपये का डिफरेंस है आपके केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के बीच में, यही कम से कम 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस ला रहा है पूरा ओवरऑल। तो ये आपने क्या चीज़ करी, आपने वन नेशन प्रोग्राम क्यों नहीं किया, नेशनलाइजेशन इम्यूनेशन प्रोग्राम। ये चीज़ है, 100% आपको वैक्सीन जो है प्रोक्योर करना चाहिए था, और जो है आप बजाय इसके कि आप 100% वैक्सीन प्रोक्योर करते, डिस्ट्रीब्यूट करते सभी को, आपने क्या है मैन्युफैक्चर जैसे कि SII जो है अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा भारत बायोटेक, इनके ऊपर छोड़ दिया काम, ठीक। और आप कह रहे हैं कि आप कैसे इक्विटी को आप कहते हो कि सबको मिल जाएगी, जब आपने 50% ही खाली डोज आप प्रोक्योर कर पाए हो। और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा यहाँ पे तर्क दिया, उन्होंने कहा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पब्लिकली फंडेड है, सार्वजनिक पैसे, भाई सरकार के पैसे पास जो पैसा है वो टैक्स से ही तो लिया गया है, हमसे ही तो पैसा लिया है यार, पब्लिक का ही तो पैसा है वो। क्या उनकी किसी जेब से पैसा आता है कि वो हमें, मतलब वो पब्लिकली फंडेड वैक्सीन की जो भी निर्माण हो रहा है वो जो है पब्लिक का पैसा है, और वैक्सीन जो है पब्लिक, इसलिए पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आप क्यों नहीं उनको 100% सबको देने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों 50% ही देना चाहते हो। कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ा है यहाँ पे, बहुत अच्छा और तार्किक क्वेश्चंस लगे। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है, वाई कैन नॉट द गवर्नमेंट बाय द एंटायर डोजेज ऑफ वैक्सीन्स, ठीक। और जो है हमारे पास पूरी व्यवस्था है, हमारी प्रशासन है पूरा, जब प्रशासन चुनाव से हटे तब तो काम हो, ठीक है ना। ये चीज़ है, हम लोकल लेवल तक, ग्राम पंचायत तक हमारे पास पूरा प्रशासन है यार, हम इसको कर सकते थे। और उन्होंने कहा है कि 150 रुपये की, हाँ यहाँ पे 150 रुपये सॉरी सेंटर को दे रहा है, और स्टेट को 300 रुपये दे रहा है। तो इसकी वजह से 30 से 40,000 करोड़ रुपए का जो है ये क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। आपने राज्य सरकार के ऊपर क्यों छोड़ दिया इतना ज़्यादा, जब ये पूरे वैश्विक लेवल की है तो राष्ट्रीय लेवल पे तो एक काम करते,
एस्ट्राजेनेका का इसने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनको तो बहुत ही कम पैसे में दी जा रही है, तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों पैसा है। एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई उसकी कॉपियाँ बना रहा है, कोई R&D तो करी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। उसने वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो है फिर वो प्रोवाइड कर रहा है यूएसए को, वो भी हमसे कम पैसे में। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बहुत बड़े जो है कॉलर उठा के चल रहे हैं कि हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, अरे यार तुम कॉपी बना रहे हो तब भी, तब भी तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो, ये क्या चक्कर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रेज किए। द बेंच ऑल्सो आस्क्ड व्हाई द सेंटर हैज़ नॉट कंसिडर्ड, उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो पेटेंट एक्ट है 1970 वाला, उसमें एक 92 इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था, WTO के अंतर्गत ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है। ट्रिप्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रेड रिलेटेड मतलब व्यापार से संबंधित जो बौद्धिक संपदा है उससे संबंधित एक समझौता है। तो उसके अंतर्गत एक क्लॉज आता है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग हो सकती है, CL, ठीक। अगर पब्लिक की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट जो है जिसके पास पेटेंट है, ठीक, जैसे एस्ट्राजेनेका के पास पेटेंट है तो उससे बिना पूछे हम यहाँ पे उसको जो है लाइसेंस दे सकते हैं किसी कंपनी को कि तुम जो है वैक्सीन बनाओ। तो वो कह रहे हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया यार, तुमने ये 92 सेक्टर, तुम्हारे पास ये लॉ है, तुम सरकार में हो, तुम्हें उन लॉ को जो है कार्यान्वित करना है, उसके लिए कंपलसरी दे रखा है प्रावधान, क्यों नहीं आपने यूज़ किया, ठीक। और ये एक चीज़ और भी उन्होंने यहाँ पे रगड़ा है इनको कि कोविड वॉरियर नाम दे देने से क्या सारी आप और ज़मीन पर कोई काम नहीं कर रहे हो उनके लिए। आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर्स खुद जो है थोड़ा सा साइडलाइंस होकर चल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं अच्छा भैया कोरोना हो रहा कोई बात नहीं, अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन, जाके दवाई की दुकान पे ले लेना, यहाँ मत आना, समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कोरोना योद्धा नाम बोल देने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड पे व्हाट यू गाइज हैव डन, ठीक। जैसे कि उस समय भी ये बात चली थी कि आपने जो लोग डिसेबल होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, आपने उनको दिव्यांग बोल दिया और उसके बाद कुछ काम उनके लिए कर नहीं रहे हो, ठीक। सरकारी दफ्तर में बेचारे उनको घुसने के लिए जो आपने सुगम योजना चलाई थी, एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन, वो आपने बनाई नहीं, उसके लिए काम किया नहीं। तो क्या दिव्यांग, क्या आप नाम दे के फिर बस नाम ही देना जानते हो क्या, हर चीज़ में टिकट चिपकाना जानते हो। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इसने अच्छे क्वेश्चंस, और इसमें जो एक बंदा है ना DY चंद्रचूड़, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, सीधी सी बात है। और पेटेंट एक्ट जो है वो समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 2 प्रोविजंस हैं, और एक तो सेक्शन 100 है जिसमें कि आप पेटेंट किसी का है तो उससे पूछ के आप लाइसेंस दे सकते हो और जो है बनवा लो, और दूसरा 92 जो मैंने कंपलसरी लाइसेंसिंग वाली बात बताई कि पेटेंट होल्डर से बिना पूछे आप जो है लाइसेंस दीजिए और उसको बनाइए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या है ये भी समझ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरा पढ़ना है। जुडिशियल बॉडी का सबसे ऊंची जो सर्वोच्च जो है न्यायिक निकाय है, और इसमें जो है सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक। संवैधानिक जो है सबसे जो है वरिष्ठ कोर्ट है ये, और जुडिशियल रिव्यू की भी इसके पास पावर है आर्टिकल नंबर 13 से 32 से, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ये हेड होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, कस्टोडियन, ध्यान रखना, UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है ये। और अभी जो है 34 जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें सबसे ऊपर जज होता है, हेड होता है, ठीक। और इसके अलावा जो है मोस्ट पावरफुल पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सार्वजनिक संस्था सबसे शक्तिशाली है। 28 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था, ध्यान रखना, 28 जनवरी इज़ द डेट, ठीक। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इलेक्शन कमीशन किस डेट को आया था। और इसने जो है रिप्लेस किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और जस्टिस जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल जो था ब्रिटिश में बैठते थे और ये न्यायिक संस्था थी, और जितनी भी अपील होती थी कॉमनवेल्थ के जितने भी नेशंस थे उन सब की अपील इनके पास जाती थी अलग अलग उससे। जैसे कि आज के टाइम पे अगर देखो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, कुछ उसी तर्ज पे ये प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, ठीक। इन दोनों को रिप्लेस किया और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 28 जनवरी 1950 में। आर्टिकल नंबर 124 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बड़ा मज़ा आया जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, बड़ा अच्छा तार्किक उस पर करी, ये नहीं कि जो है कोई अनरीजनेबल बात कही हो। कोविड-19 की वैक्सीन जो है एनिमल्स के लिए भी आ गई, रशिया ने बनाई है 17,000 डोजेज़। और यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से जानवर है जिनके लिए ये कोविड-19 जो इन्होंने कहा है रशिया ने कि हमने पंजीकृत करा दी है, कार्नीवैक नाम क्या है, कार्नीवैक कोव COV,
ये एंटीबॉडीज़ जो है दिखा रहा है, जनरेट करता है कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट में। कुत्ता, बिल्ली और लोमड़ी और मिंक, ये जो जानवर है आपका जो है, पीछे बताता हूँ इसके बारे में। डेनमार्क में, या डेनमार्क में ही था ना, हाँ, डेनमार्क में क्या हुआ था कि पिछले साल नवंबर 2020 में डेनमार्क में मिंक में पाया गया कोविड-19 का वायरस, और फिर उसके बाद 17 मिलियन, मतलब 1,70,00,000 जो है मिंक को जो है डेनमार्क में मारा गया ताकि ये फैले ना। होता क्या है कि मिंक से जो है ह्यूमंस के पास में चला जाता है कोरोना वायरस, और फिर ज़्यादातर ये देखा गया कि मिंक में जब एनिमल्स में होता है ये कोरोना वायरस, तो ये अपने आप को म्यूटेट करता है, क्योंकि यार ये उनके अंदर रह रहा है, तो कुछ उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ और इसको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो वो एडजस्ट किया और फिर ये ह्यूमंस में चला जाता है। तो हमें क्या है, एक म्यूटेंट टाइप का मिल जाता है जिससे लड़ना हमारे लिए और कठिन हो जाता है। इसलिए डेनमार्क ने मिंक जो है उसको मार दिया। एक बार देखना, काफ़ी खूबसूरत सा जानवर है ये। तो इसलिए जो है ये चीज़ सोचते हुए कि भैया म्यूटेशन जो है हो रहा है कोरोना वायरस का एनिमल से ह्यूमन में जब ट्रांसफ़र होता है, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी जो कमज़ोर और मतलब जो जो खतरे में है स्पेशीज़, उनको खतरा भी है भाई कोविड-19 से, उनको बचाने के लिए WHO ने बोला था कि रिस्क है, ट्रांसमिशन हो सकता है, तो रशिया ने जो है इसको बना लिया है। ठीक, कार्निवॉक जो है इसको किसने बनाया, बहुत ही सिंपल सा नाम है, अभी पढ़ के बताता हूँ। रोसेल खोजनार्डज़ोर, रोसेल खोजनार्डज़ोर। रशियन टाइप फील आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, तो ये चीज़ है, फेडरल सर्विस है, इन्होंने फाइटोसैनिटरी और वेटनरी जो होते हैं इनके, मतलब कुल मिला के ये है, प्रतिरक्षात्मक प्रभाव इससे बढ़ जाएगा। जूनोसिस क्या होता है? संक्रमित बीमारी होती है, एनिमल से ह्यूमंस में पहुंच जाती है, सिंपल सी बात है। और जो जीनोटिक जो पैथोजन होता है, ठीक है, जो ये क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है, ठीक। और ये डायरेक्टली भी जा सकता है, फूड, वाटर और पर्यावरण से भी पास ऑन हो सकता है ह्यूमंस में। एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है वर्ल्ड में अगर ऐसा होता है, एनिमल से ट्रांसफर होता रहता है। और ये जो है आपका डोमेस्टिक, मतलब पालतू जानवर, एग्रीकल्चर या फिर वाइल्ड एनिमल जो है, इन सब से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये देखो, ये चीज़ जो हेबई प्रोविंस में वुहान के जो फिश मार्केट थी, जहाँ से कि बोला जाता है कोरोना वायरस का जो है उद्गमित हुआ, वो भी क्या था? मार्केट सेलिंग ऑफ मीट बाई और बाई प्रोडक्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल, वहीं से तो चालू हुआ है। तो वहाँ पे भी इस पैथोजन के जरिए जो है ये संक्रमण फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। समझ की बात। अगला जो हमारा टॉपिक है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। ठीक, ये सिंपल सा टॉपिक है। अभी देखो, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स वाली एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्थिक और सामाजिक जो अफेयर्स हैं, सामाजिक मामलों के विभाग संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली। पहली बार समझ लो, ठीक। वहाँ पे अगर ये लिख दे, आपको अगर पता नहीं है, आप ये लिख दे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने निकाली, तो आप तुरंत मार करके आ जाओगे। इसलिए मैं इस चीज़ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जो है यूनाइटेड नेशन का, इसने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट निकाली है। ठीक, ध्यान रहेगा अब। और इसने देखो ये कहा है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ी हैं कंट्रीज़ की, और वो लोग अपने वनों का, फॉरेस्ट का प्रबंधन करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब देखो, इसमें भी फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट जो 2021 की आई, इसमें भी कोरोना वायरस कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। ठीक, तो इसमें ये है, रिपोर्ट निकाली गई 26 अप्रैल को, और इसमें ये बोला गया कि कई सारे उन्होंने देशों के रिपोर्ट सबको जोड़ा, और ये देखा गया कि दुनिया का जो 75% जो फॉरेस्ट है उसको उन्होंने उसके संबंधित जो है उन्होंने फिर एनालिसिस करके रिपोर्ट निकाली है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या है कि आपका 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल हैं, ध्यान रखना। जैसे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसमें कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, और टारगेट कितना है? 169 टारगेट हैं। वैसे ही जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल हैं वो कितने हैं? 6 हैं, और इसके एसोसिएटेड टारगेट्स कितने हैं? 26 हैं, ध्यान रहेगा। और ये यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रेटजिक प्लान है फॉर फॉरेस्ट, इसके अंतर्गत आते हैं। तो रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला है। और जो ये स्ट्रेटजिक जो है यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजिक प्लान जो है फॉरेस्ट का, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 6 गोल और 26 टारगेट हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है
कि जो पैंडेमिक की वजह से अब फॉरेस्ट जो है दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों लोग की आजीविका है, और इसकी वजह से जो है आजीविका है, और पैंडेमिक के टाइम पे ज़्यादा दिखाई दिया है कि आजीविका बन गई। कई लोग जो है फॉरेस्ट की तरफ गए इस पैंडेमिक से बचने के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, यानी कि मतलब खाने को कुछ मिले, मिनिमम जो है लाइफ चलती रहे उसके लिए लोग जो है फॉरेस्ट की तरफ मूव किए। तो और हमारा जो इनका जो है पहला फॉरेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल भी जो है, और जैसे 6 गोल मैंने बताया ना, उसमें पहला क्या है कि दुनिया का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको 3% से बढ़ाना है 2030 तक। ठीक, भारत के नेशनल फॉरेस्ट उसमें कितना है, अभी कितना चल रहा है 2019 के हिसाब से, और हमें नेशनल 1988 में जो आई थी फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट पॉलिसी, उसमें हमें करना है 33% जो है भारत का जो भूगोल है, भू हिस्सा है उसका जो है 33% हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट का एरिया। ठीक, अच्छा 2019 वाली आप लोग को रिपोर्ट आज रिवाइज करनी है। हमारे पे चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जो है रिपोर्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हो उसका पूरा वीडियो। ठीक, अब अच्छा इन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेस्ट से संबंधित जो थ्रेट हैं वो कौन कौन है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। ठीक, पेंडेमिक की वजह से इसके जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, हो गई भी है, हो भी रही है, और आगे भी हो सकती है, तो उसको हमें इसके खिलाफ जो है कुछ सोल्यूशन ढूंढने होंगे। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है यही है कि हमें ज़्यादा मतलब हरा भरा इंक्लूसिव यानी समावेशी आर्थिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थायी जो है सोल्यूशन ढूंढने चाहिए, और किस तरीके से हम जो है कोविड-19 से लड़ें, और जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, और बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को लड़ सकें, ताकि हमारे फॉरेस्ट जिंदा रहें। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना यानी ये जो है आपकी स्ट्रेटजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, वनों से संबंधित जो 2030 की जो इनकी रणनीति है, ये देखो पहले तो 2017 से 2030 का मामला है यहाँ पर। ठीक, और 2015 बोल दे तो देख लेना, ये ईयर भूल लेता है कई कभार। और ये चाहते हैं कि एक स्थायी रूप से जो है फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। देखो स्थायी फॉरेस्ट मैनेजमेंट तभी होगा जब फॉरेस्ट गार्ड्स और लोकल पीपल और जो ट्राइबल्स हैं उन सब लोग, मतलब जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे, और ये मतलब अपना अनाउंस करेंगे, अपना जो है योगदान करेंगे फॉरेस्ट का ट्री से, ताकि हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एजेंडा है, गोल है 2030 का, उसको भी आसानी से जो है पा सकें, और उसमें फॉरेस्ट का एक बड़ा रोल हो, यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है। ठीक, और ये प्लान ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि अगर आपको फॉरेस्ट से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण और जो है सांस्कृतिक बेनिफिट लेने हैं, तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट होने भी तो चाहिए यार, ये चीज़ है। ठीक, और अगला जो हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। देखो कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे संदर्भ समझ लेते हैं। जो कई सारी कंपनियाँ हैं उन्होंने क्या कहा है कि हमें आप CS जो कंपनीज़ एक्ट है जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपका विशेष जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती हैं कॉर्पोरेट्स की, ठीक, उनमें कुछ चेंज करो। जो CSR का हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, अभी फ़िलहाल कोविड के टाइम पे हम लोग अपनी एम्प्लॉयज़ का वैक्सीनेशन करा सकें, उनके लिए एक जो है अस्थायी मतलब मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बेड्स ये सब प्रोवाइड करा सकें, तो वो जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा CSR में जोड़ दिया जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए प्लीज़ कंपनीज एक्ट में चेंज करते हुए। गवर्नमेंट ने हालांकि ऑलरेडी चेंजेस कराए हैं, बहुत ही अच्छे, मैं आपको समझाता हूँ। एक चेंज जो है बहुत ही जो देखने में आता है कि CSR का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कहाँ क्या होता है अभी बताऊँगा। CSR का जो कंट्रीब्यूशन होता है आप कर सकते हो PM केयर्स फंड में। एक तो संशोधन ही कर चुके हैं, PM केयर्स फंड में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे काम। मतलब ये है कि ये दिखना चाहिए कि कहाँ कौन वो कर रहा है, तुम इसमें पैसा डाल दो, हम देख लेंगे। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, तो उसी पे जो है कंपनीज ये कह रही हैं कि भैया आप हम अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ काम कर लें, और वो अगर वो जुड़ जाए CSR में तो अच्छी बात है, और उसके लिए संशोधन जो कुछ भी कंपनीज एक्ट में हो सकते हैं प्लीज़ कर दीजिए। ठीक, अभी फ़िलहाल के लिए जो कंपनीज़ हैं वो परमिटेड नहीं है कि जो खर्चा करें अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, उसको जो जरूरी CSR के एक्सपेंडिचर उसमें नहीं जोड़ा जाता है अभी फ़िलहाल। अच्छा CSR जो है क्या, कैसे, कब दिया जाए, कौन सी कंपनियां देती हैं, ये समझ लीजिए। अगर कोई कंपनी जिसकी मिनिमम नेट वर्थ, अगर इसको बोलें कि क्या उनकी औकात है, वो 500 करोड़ है, उनका कारोबार जो है 1000 करोड़ रुपए का है, और प्रॉफिट जो है कम से कम 5 करोड़ का है, तो ऐसी कंपनियां पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका 2% जो है CSR एक्टिविटीज़ में देगा। समझ में आ गई बात? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना।
सेंटर ने इसके लिए कई सारे चेंजेस ऑलरेडी कर दिए हैं। पीएम केयर्स फंड में दे सकते हो, वैक्सीन की जागरूकता फैलाने डोनेशन के लिए भी आप लोग जो कर सकते हो। तो अब कंपनी कह रही है कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेलफेयर के लिए भी हम लोग कर लें, कुछ चेंजेस कर दो तो हो जाए। 4-5 बार बोल दिया, अब तो याद हो गया होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा इससे? ये है कि वो कह रहे हैं कि कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सकते हैं। श्रमिकों को जो है, असंगठित श्रमिकों को, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स को भी जो है फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक, हम मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना दें अस्थाई वाले, ताकि तेज़ी से हेल्थ केयर सिस्टम में जो कमियां हैं या फिर अभी नहीं पहुंच पा रहा, हम उनकी वजह से हमारे श्रमिकों को सफ़र ना करना पड़े। ये चीज़ है तो अच्छी बात है, ये कर देना चाहिए फ़िलहाल मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस पर थोड़ा निगरानी तो रखने वाली है, अदरवाइज़ क्या है कि कंपनी दिखा देगी और ग्राउंड पे कुछ करेगी नहीं। तो ये चीज़ें, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल हो जाएगा, और जो बर्डन ऑलरेडी कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ रहा है उससे जो है थोड़ा उनको भी आराम मिल जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या है, इंडस्ट्री कोई होती है या फिर कंपनी कोई होती है, वो एक समाज के अंदर ही तो होती है, ऐसा तो होती नहीं कि दूसरे ग्रह पे पहुंच जाती है। तो उस समाज के लिए, अब देखो कोई जैसे कानपुर में कई सारी चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, ठीक, तो क्या कभी ये लोग ये अपने बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट में दिखाते हैं कि कितना इन्होंने जो है पोल्यूशन कर दिया वो गंगा नदी में? कहीं कभी दिखाते हैं? तो और वो उस पोल्यूशन की वजह से वहाँ के लोग जो समाज पे क्या गलत जो प्रभाव पड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमी की भाषा में, एक्सटर्नैलिटीज़। ठीक, तो क्या कभी इस चीज़ पे दिया गया? होती बात। तो इसी बात को समझते हुए कॉर्पोरेट्स की समाज के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए जो है सीएसआर वैसे तो पूरे वर्ल्ड में वॉलंटरी है, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से होता है, लेकिन भारत में 2013 में जो है संशोधन लाते हुए कंपनीज एक्ट में इसको 2% तक जो है मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी कंपनियां हैं और जो भी, मतलब उसमें फैक्टर बताया तो मैंने आपको, 500, 1000 और 500, 5 करोड़ वाला, अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो उनको जो है मैंडेटरीली करना पड़ेगा, जरूरी अनिवार्य है। ठीक, तो ये यही है, सेल्फ अपना स्वयं नियमन व्यवसाय मॉडल है, खुद को वो करते हैं, समाज के लिए अकाउंटेबल, जवाबदेही होती है उनकी, और कुछ ऐसी जो है जो प्रैक्टिस करते हैं कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप वाली बात आनी चाहिए, वो क्या उनका इम्पैक्ट होता है समाज पर, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक और इन्वायरमेंट वाली, वो सारी चीज़ों को जोड़ता है। सीएसआर, टू एंगेज इन सीएसआर मीन्स दैट द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो किस तरीके से समाज और पर्यावरण में गलत चीज़ें फैलाती है या फिर पॉजिटिव चीज़ें फैलाती है। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को फैलाना है, और इसके लिए जो है सरकार ने इसको कानून के अंतर्गत मतलब वो भी कर दिया, उनको जो है जवाबदेही भी कर दी गई है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए कोरोना 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 चल रहा है। अब जो हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन में आज आ गए हैं, और वो कौन बनेगा आईएएस पीसीएस, उसमें भी कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि कोरोना वॉरियर अगर आप बोलते हो तो लेकिन ज़मीन पे कुछ करते नहीं हो, तो लग रहा है कि जो है किसी एक स्टेट ने तो सुन ली है बात। तो पहला जो इससे सही स्टेटमेंट हम लोग चुनने हैं, कोरोना वॉरियर स्कीम से संबंधित कौन सा सही स्टेटमेंट है वो चुनना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है। देखिए ये गलत है स्टेटमेंट, राजस्थान ने नहीं, एमपी ने सुन ली है सुप्रीम कोर्ट की बात, और मतलब मजाक में कह रहा हूँ, तो इन्होंने स्कीम चालू करी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये गलत, और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, जो भी हेल्थ वर्कर हैं वो, अगर वो लोग, उनकी मृत्यु हो जाती है, देवासान, दिवंगत, और किसी मतलब कोरोना ड्यूटी में उन लोग की डेथ हो जाती है, तो उन लोग के जो है फैमिली की पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी। उन लोग को 50 लाख रुपए तक का सहायता, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने चालू किया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ई पंचायत से संबंधित, और इसमें फॉल्स स्टेटमेंट हमें चुनने हैं। देखिए इसमें क्या है आपका, या पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल और ये सारी चीज़ों का अगर अधिकतम उपयोग कर रहे हो, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिया जाएगा ये वाला अवार्ड। तो पहला स्टेटमेंट तो देखिए भैया है सही, लेकिन पूछा क्या गया है गलत, तो ये और ये तो गलत हो जाएंगे, 2 और 3 में से होगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, क्या ये सही है कि गलत है बताइए। ठीक, अगला जो है क्या सही है गलत है। और हर नेशनल पंचायती अवार्ड जो होता है हर साल दिया जाता है पंचायती राज दिवस पे। कब होता है पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला गलत है। ये महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जीता है। और सेकंड नंबर पे कौन है? आसाम, छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक, ध्यान रहेगा ना ये वाली ई पंचायत पुरस्कार 2021। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है खत्म होता है। कोरोना कोरोना बहुत हुआ, आप लोग से फिर से गुजारिश है, खुद सेफ रहिए, घर पर रहिए, प्रोएक्टिव मेजर्स लीजिए, और खूब पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी टाइम लेगी जाने में।
तो बिल्कुल भी सतर्कता जो है आपको बरतनी है और इसके खिलाफ लड़ते रहना है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। अगर आप लोग का आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़ डालिए और शेयर कर डालिए अपने परिजनों से, ताकि जो है ये जो मैसेज हमारा वो भी पहुंच जाए और आम जनता जो एस्पिरेंट है वो भी जो है इसका लाभ उठा सके। डेली जो है करंट अफेयर सुबह 6 बजे आता है, बेहतरीन टॉपिक्स है, पूरी जो है प्रीलिम्स और मेंस की एनालिसिस दी जाती है। CAPF हो, APF हो, UPSC हो, इन सब के एसए, जनरल स्टडीज़, मेंस, प्रीलिम्स सबकी तैयारी इसमें हो जाएगी। और सब्सक्राइब आप लोग बाकी लोग से भी कराइए, ताकि जो है मेरी आवाज़ बाकी लोग तक भी पहुँचे, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और से ज़्यादा अच्छा सबके लिए कंटेंट लाता रहूँ। और अगर आप लोग को हम लोग का कंटेंट अच्छा लगता है, गाइडेंस बढ़िया लगता है, पढ़ाने की चीज़ समझ में आती है, तो 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके UPSC और EPFO के लिए पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ समाप्त करते हैं अपना सेशन। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।